सरकारी न्यूज़ 91 में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आज की न्यूज़ में हम आपको बताने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फटकार लगाया है और कहा है कि इसकी सारी जानकारी 21 मार्च तक मुहैया कराई जाए, नहीं तो एसबीआई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का मनी इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक वाहक बॉन्ड के रूप में कार्य करता है, जिन्हें भारत में व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है। मैं आप लोगों को सीधी भाषा में बताऊं तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का चुनावी बॉन्ड होता है जो राजनीतिक दलों को फंडिंग देने का कार्य करता है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, जिसे जनवरी 2018 में कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था और इसका अधिकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है। इसकी खासियत यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर ना तो किसी व्यक्ति का नाम होता है कि ये कौन फंडिंग कर रहा है और किसी भी दल को कितना भी चंदा दे सकता है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक जितनी भी फंडिंग हुई है उसका डेटा उपलब्ध करवाया जाए, नहीं तो स्टेट बैंक के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। अब जो मैं अगली न्यूज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये है, पिछले 5 सालों में कितने सांसदों ने कितना चंदा पाया है, ये सारी जानकारी भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बीआरएस को 200.43 करोड़ का चंदा मिला है। इसके अलावा टीडीपी को 110.03 करोड़ का चंदा मिला है और इसके अलावा डीएमके को 79.69 करोड़ का। इसके अलावा एआईटीसी को 73.68 करोड़ का। इसके अलावा आईएनसी यानी कांग्रेस को 27.03 करोड़ का चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और इसके अलावा बीजेपी को 20.03 करोड़ का, यानी सबसे कम मिला है बीजेपी को। जी हाँ दोस्तों, ये इलेक्टोरल बॉन्ड है जो ये सांसदों ने ये जो चंदा पाया है, इसकी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बताई कि पिछले 5 सालों में किस किस सांसदों को कितना चंदा मिला है। अब जो मैं अगली न्यूज़ आप लोगों को देने वाला हूँ वो ये है कि बीएसएफ में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 17 मार्च से भर्ती निकली हुई है और इसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2024। जिन्होंने मैट्रिक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 82 और इसकी सारी जानकारी देखने के लिए आप लोग इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप लोग नोट कर लेना। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है rectt.bsf.gov.in पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। जो भी इसकी सारी जानकारी, इसका नोटिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब जो मैं अगली न्यूज़ आप लोगों को देने वाला हूँ वो ये है कि यूपीएसएसएससी यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में जेई यानी जूनियर इंजीनियर की 7 मई 2024 से जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है 7 जून 2024 और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 4016 और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है upsssc.gov.in। तो आप लोग इस वाली वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी जो भी ये भर्ती निकली हुई है वो आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को अगली न्यूज़ बताना चाहूँगा वो ये है, कंपनी लिमिटेड में ग्रेजुएशन से और इंजीनियरिंग डिग्री से 6 मार्च से भर्ती निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 29 मार्च। यह कंपनी भारत सरकार का उद्यम है। इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 16। इसकी जो फीस है वो है 0, चाहे आप SC, ST, OBC या जनरल कैंडिडेट हो, इसमें आप लोगों को कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है balmerlowrie.com यानी balmerlowrie.com। जी हाँ दोस्तों, ये भारत सरकार का एक उद्यम है। तो आप लोग यदि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है तो आप लोग इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मैं अगली न्यूज़ आप लोगों को देने वाला हूँ वो ये है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस बार दोस्तों जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं दोस्तों उसमें काफ़ी समय लग रहा है। जी हाँ, जब ये पिछली बार 2019 में चुनाव हुए थे तो ये दोस्तों अप्रैल मई में ही हो गए थे और इसके जो नतीजे थे वो मई के महीने में ही आ गए थे। लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है दोस्तों। इसमें जो 80 दिन जिसमें आचार संहिता में लग रहे हैं और ये जो 44 दिन का जो चुनाव का शेड्यूल है उसमें काफ़ी लंबा समय लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसके काफ़ी रीज़न है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा।
एक तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो पहला रीजन तो ये है, लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। जो पहला चरण है वो 19 अप्रैल को 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों पर, इसके अलावा चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर, पाँचवें चरण में 20 मई को 49 सीटों पर और छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर और सातवें चरण में 1 जून को 57 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। जो इसमें काफ़ी लंबा समय लग रहा है। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसमें जो काफ़ी लंबा समय लग रहा है वो क्यों लग रहा है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसकी काफ़ी वजह है। और इसकी जो पहली वजह ये है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, जी हाँ दोस्तों, उनके ऊपर काफ़ी बोझ पड़ रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो EC यानी इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव आयुक्त थे अनूप चंद्र पांडे, इनका फरवरी में रिटायर हो चुका था। और ये जो दूसरे थे अरुण गोयल जी, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब आप सोच सकते हो कि ये जो 2 पद थे वो खाली थे, तो इनका पूरा कार्यभार है वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी इनके ऊपर आ गया था। फिर क्या हुआ कि इन्होंने 14 मार्च को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जी को इनकी नियुक्ति करी और जो 15 मार्च को इन्होंने कार्यभार संभाला और 16 मार्च को फिर इन्होंने चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया। तो ये दोस्तों काफ़ी वजह हो सकती है और एक वजह ये भी हो सकती है कि दोस्तों ये चुनाव, जो ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि इसमें कौन कौन सी EVM मशीनें लगेंगी, कितनी। अगर आप लोगों को आप देख सकते हो कि अगर कोई चुनाव अगर निष्पक्ष और पारदर्शिता से करना है तो उसमें सारी जो भी उसकी सुविधाएं होती हैं जो उनको सही तरीके से सुनिश्चित करना पड़ता है। उसमें कौन कौन से हर एक पोलिंग स्टेशन पर कौन कौन से उसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी रखनी पड़ती है, बॉर्डर सिक्योरिटी, जितनी भी जो भी सिक्योरिटी से चीज़ें होती हैं वो हर एक चीज़ों को बड़ी सोच समझ के करना पड़ता है। और आप लोग देख सकते हैं कि वो राजीव कुमार जी हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो उन्हीं के ऊपर आ गया था बोझ। तो फिर तो वो कर नहीं पाए थे। और जब ये 14 मार्च को ज्ञानेश कुमार जी और सुखबीर सिंह संधू जो है इनकी जो नियुक्ति हुई है, फिर इन्होंने साथ मिल के काम किया। तो आप लोग ये सोच सकते हैं। और दूसरी वजह ये भी हो सकते हैं कि क्योंकि अगर आप लोग जानते होंगे कि 2019 में पिछली बार 10 मार्च को ही ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था और वो इस बार 16 मार्च को हुआ, तो ये 6 दिन का भी काफ़ी लंबा समय लग रहा है। और जो अगली वजह ये भी हो सकती है कि दोस्तों मार्च अप्रैल में काफ़ी तीज त्यौहार भी हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे होली का त्यौहार भी है और भी त्यौहार हैं, तो इसमें छुट्टी भी पड़ती है, तो ये भी लंबा समय हो सकता है। अब मैं आप लोगों को ये खास तौर पे बताना चाहूँगा कि दोस्तों जब भी चुनाव होता है तो उसमें एक एक दिन एक एक मिनट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, आचार संहिता लग गई है। कोई भी बड़े से बड़ा काम नहीं हो सकता, उसके लिए आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों को न्यूज़ बताई आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों की कुछ अगर काम आई हो तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।